भारतीय अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से सभी सामाजिक संगठन जो प्रोग्रेसिव सामाजिक संगठन है पूरे महाराष्ट्र में, उनको साथ में लेकर एक अभियान चलाने का हमने तय किया। इस अभियान का नाम है संविधान बचाओ महाराष्ट्र बचाओ। इस संविधान के अंतर्गत अभी जो विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में जो लोग संविधान के मूल्य मानते हैं, ऐसा आश्वासन जाहिर तरीके से जिन्होंने दिया है, ऐसे इंडिया आघाड़ी महाराष्ट्र में जिसको हम अलग नाम से पहचानते हैं, उनका हम प्रचार करने वाले हैं और जाहिर तरीके से कहने वाले हैं कि ये संविधान बचाने वाले लोगों को आपको चुन के लेना चाहिए। वैसे जब लोकसभा के चुनाव होने थे तब भी हमने 1 नवंबर से इसकी शुरुआत की थी, 1 नवंबर 2023 से। तो जब तक चुनाव चल रहे थे अपने विदर्भ में, तब तक 36 सभाएं मैंने ही पूरे विदर्भ में दी थी। सभी सामाजिक संगठन के लोगों ने इसका आयोजन किया था। वक्ता कर मैं था, पाटिल साहब थे, बाकी भी काफी लोग थे, और हमने ये जन जागरण तब भी किया। तभी संविधान कैसे, यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेंजर में है, उसको बचाना हमारा कैसा कर्तव्य है, लोकतंत्र बचाना कैसा हमारा कर्तव्य है, इसका हमने प्रयास किया था। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, ऐसा हम सभी को लगता है। लोगों का आत्मविश्वास उससे बढ़ा है। अभी जो महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया, जिसमें इतने लोग चुनकर आए लोकसभा में, इस कारण अभी सभी का आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले ये आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। मैं जब समझा रहा था लोगों को कि हम इनका पराभव कर सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं, तब लोग बोलते थे तो संभव ही नहीं, 350-400 लोग के आने वाले हैं, कहाँ अपने पास इतनी शक्ति है। लेकिन अभी महाराष्ट्र की जनता ने जिस ढंग से निर्णय किया है, उसमें से सभी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। सामाजिक संगठन जो पुरोगामी प्रोग्रेसिव सामाजिक संगठन है, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है, और जो इंडिया आघाड़ी के लोग हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है। तो इस आधार पर ये बड़े पैमाने पर हम जन जागरण करने जा रहे हैं, और महाराष्ट्र में संविधान को मानने वाले संत परंपरा का जो विचार है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से लेकर कभी तुकोजी महाराज और गार्गी महाराज तक, जिसको हम वारकरी संप्रदाय की परंपरा कहते हैं, उनके विचारों के आधार पर महाराष्ट्र खड़ा हुआ है। उनका समता निश्चित विचार है, सभी इंसान को प्रतिष्ठा देने वाला विचार है, शिवाजी महाराज का विचार है। उस विचार का महाराष्ट्र फिर से खड़ा हो, इसलिए हम सब प्रयास करने वाले हैं, और इसी विचार का समर्थन करने वाली सरकार आए, इसके लिए जो भी संभव हो हम प्रयास करेंगे। सर, लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उन्होंने लाई है। आपका जो अभियान है कितना यानी सक्सेस रहेगा विधानसभा के, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव? आपका सवाल का जवाब देते देते मैं थोड़ा सा उल्टा बोल देता हूँ। 21 तारीख को मेरा व्याख्यान था चांदूर रेलवे में, 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला। पूरे भारत में राममय वातावरण, लोग पूरी तरह से आत्मविश्वास हो चुके। मुझे आकर लोग कह रहे थे कि सर अपन सब कर रहे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, लोग राम के नाम पर मोदी जी को मत देने वाले। तब मैंने उनको ये आश्वासन दिया था कि ये भारत को मैं भी बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, राम तो हरेक के मन में है, गाँव में है। जब भी कोई गांव में आप जाओगे तो राम राम पावन करके आपका स्वागत किया जाता है। ये राम को मिला हुआ प्रतिसाद है। ये जो राम राम पावन वाला राम है, वो बहुत ही लोगों का स्वागत करने वाला प्रेममय राम है। जय श्री राम बोलो, नहीं तो ये राम किसी को पसंद आने वाला नहीं है, इसलिए इनको इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तब मैंने कहा, और वैसा ही हुआ। आपको मालूम है अयोध्या में भी ये लोग आ रहे हैं। सेम लाडली बहना का होने वाला है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस ने ऑलरेडी आश्वासन दे चुके हैं। जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, लोकसभा के लिए उन्होंने जो जाहिरनामा प्रकाशित किया है, उसमें हर स्त्री के बैंक अकाउंट में वो साल भर में 1 लाख रुपए डालने वाले का आश्वासन उन्होंने दिया। लाडली बहना को उससे कम का आश्वासन। दूसरा, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने उसी ढंग की योजनाएं, जो ज्यादा सशक्त है, पत्र में कहा गया है, उसको हम स्वीकार करेंगे। ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, और लड़ाई किस आधार पर होगी?
जब इन लाडली बहनों को ये आत्मविश्वास आएगा कि इनकी सरकार आने के बाद तो हमको ज्यादा मिलने वाला है, कम तो मिलने वाला नहीं, तो क्यों इसका विचार करें? इसलिए उसको जीरो किया जा सकता है। ऑलरेडी उसकी व्यवस्था हुई है और आपको सभी को मालूम है कि जो आश्वासन राहुल गांधी देते हैं वो अमल में लाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। अब केवल उस ढंग से ये बात लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है, इसलिए उसके आधार पर ये मिलकर नहीं आए। और इनको सही माने में अगर ये योजना लाने चाहिए तो चुनाव के 3 महीने पहले भाई आपकी सरकार तो 1.5 साल से चल रही है ना, 1.5 साल से क्या आप नींद निकल रहे? अभी आप केवल मध्य प्रदेश की कॉपी करने का प्रयास कर रहे हो। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र क्या वो बोले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, ज्ञानेश्वर तुकाराम जी का महाराष्ट्र है, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र। सर आपने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार असंवैधानिक सरकार है, किस आधार से कहा? सीधी सी बात, मैंने उसकी आपको उदाहरण दिया। डिफेक्शन लॉ जिस ढंग से लगना चाहिए था उस ढंग से लगा नहीं, पूरी तरह से मैनेज किया गया, कोर्ट्स को मैनेज किया गया है जाहिर तरीके से। और इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप प्रशांत भूषण ने जाहिर तरीके से कि सब न्यायमूर्तियों के, चाहे हाईकोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के, उनके डोजियर्स तैयार। और ये मैं पहले से कह रहा था कि ये सरकार पूरे 2.5 साल चलेगी। कैसे चल रही है मुझे कैसा पहले से मालूम था? सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय कैसा आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट ये भी निर्णय दे सकता है। प्रशांत भूषण ने माफी मागितली ना, पण सर्वोच्च न्यायालय इसलिए माफी नहीं मांगी, इस बात के लिए नहीं मांगी, माफी मांगी इस बात के लिए नहीं मांगी, ना ही इस बात के लिए कुछ हुआ। उल्टा काफी हाईकोर्ट जजेस का और सुप्रीम कोर्ट जजेस का उनका समर्थन है, क्योंकि ऊपर वो है ना, प्रेशर है सर। अभी पूरा भी सभा में बोला है कि फिर से महाराष्ट्र सदन में भगवा लगाएंगे। वो तो कहते रहेंगे ना, उनका बस चले वो कुछ भी करके लाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन लोगों ने, मेरा वो वाक्य है, प्रेतांच्या ढिगाऱ्यावरनं चढून बीजेपी सत्तेच्या सोपानावर जाऊन पोहोचलेला, लोगों को मार मार कर यहाँ तक पहुंचते। विकास भटचं सुद्धा एक सध्या प्रकरण आलं, त्याच्या गावामधलं वो तो आप ऐसे 100 उदाहरण गिना सकते, लगातार ऐसी घटनाएं घटती, पहले भी घटी, लेकिन पहले उसका कोई समर्थन नहीं करता, समर्थन के साथ में खड़ा नहीं। महाराष्ट्र में खेरलान जी भी हुआ है, लेकिन सरकार कभी उसके समर्थन में खड़ी नहीं, ये डायरेक्टली खड़े होते हैं उसके समर्थन। ये फर्क है। सरकार ने एक्शन लेना चाहिए, हर चीज सरकार रोक पाएंगे ये संभव नहीं, हमको समझना है। वीरेंद्र कृष्ण महाराज ऐसा बोलता है, उसको एट्रोसिटी लगती नहीं है, जादू टोना कानून उसको लगता नहीं है, उसको ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 केंद्र का कानून होकर बावजूद उसको लगता नहीं है। और यहाँ के कमिश्नर जाहिर तरीके से कहते हैं कि कानून लागू नहीं होता है, और इस कानून का, जादू टोना विरोधी कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है, पुलिस का ट्रेनिंग किया है, और देवेंद्र जी से लेकर हर एक को ये कानून पूरी तरह से बारीकी से उन तक पहुंचा है, सबका समर्थन प्राप्त किया है। अब मुझे ही कानून समझता नहीं है तो फिर क्या है? सर आप बार बार देवेंद्र फडणवीस जी का जो उप मुख्यमंत्री है उनका नाम ले रहे हैं। महाराष्ट्र में 2.5 साल की सत्ता परिवर्तन करने के पीछे कौन है? अरे भाई उन्होंने खुद ही बोल के रखा, हमारे शिंदे साहब तो इतने भोले भाले हैं कि उन्होंने विधानसभा में कह दिया ये सरकार हमने कैसे बदली, और देवेंद्र जी को भी रहा नहीं गया, किसी एक चैनल के मुलाकात में उन्होंने तो जाहिर तरीके से बोल दिया है, तो मुझे कहने की क्या आवश्यकता है? आप तक तो सब बात उन्होंने पहुंचा दी, यानी कोई गुप्त बात आपके सामने रखने के लिए मेरे पास कोई चांस भी नहीं है। सर, महाराष्ट्राच्या राजकारणात असं कोणतं उदाहरण आहे का की महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पिंपरीमध्ये बोलताना सरळ म्हणतात की या ज्या योजना आहेत मुख्यमंत्री लाडली योजना आणि विद्यार्थ्यांसाठी आमची सरकार आले तरच चालू राहणार आहे, म्हणजे अप्रत्यक्षपणे मतदारांवर हा दबाव नाही येत की आम्हाला निवडून द्यायला या योजना सुरू राहतील? वो तो सब ते तर सगळं आहेच, त्याच्याबद्दल काही वादच नाही, पण मुळामध्ये जेव्हा प्रचाराची सगळी राळ उडेल त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जाईल। मी आधीच सांगितलं की अनेक उदाहरणांनी समजावून सांगितलं की तुम्हाला याची चिंताच करायचं कारण नाही आहे,
कारण ऑलरेडी तुम्ही लोकसभेच्या इलेक्शनच्या आधी आश्वासन दिलेलं आहे ते रायटिंग मध्ये न्यायपत्रामध्ये उपलब्ध आहे. सर, आजची जी पिढी आहे त्यांना जे जुने आपले पुरोगामी महाराष्ट्रात जे होऊन गेलेले आहेत आणि ज्या प्रकारचं राजकारण त्यांनी महाराष्ट्रात केलेलं आहे त्याचे उदाहरण तुम्ही द्याल काय पिढीला? हो, मी माझं भाषण काय असतं, मला सगळे सांगतात की निवडणुकीचं भाषण हे 1.5 तास 1 तास, तरी मी 2.25 तास 2.5 तास सातत्याने बोलत आहे. लोक ऐकतात, विचारे बसतात, बसून ऐकतात. आणि महाराष्ट्र यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने ओळखलं जातं. हे सगळं मी विस्तारानं मांडलं. तत्वनिष्ठ आणि नीतिमूल्य आज जे महाराष्ट्राला जे देऊन मी जे मांडणी केली लोकसभेमध्ये ती ऑलरेडी यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. तुम्ही एकदा ती प्लीज ऐका. अतिशय विस्ताराने ही सगळी मांडणी करतो. म्हणजे ते केवळ निवडणुकीचं भाषण नसतं, लोकांचं प्रबोधन करणारं भाषण असतं. आपण काय होतो, कुठून कुठपर्यंत आलो आणि हे वाचतो. सर, महाराष्ट्र का चाणक्य जिन्होंने अपने आप को कहा है वो आप तक पहुंचा, कोई रूढ़ी पहन के जाता था, क्या होता था, सब आप वेशभूषा बदलून ये सब अमृता आपको मॅडमने कहने की सांगितलंय. आवश्यकता ही नहीं आती है. सर, हाथरस बात सुद्धा आहे बाबाच्या प्रवचनामध्ये त्यांना ते होणारच नाही. ज्या पद्धतीनं बाबांना प्रोत्साहन देतात, मला हाथरसच्या प्रकरणामध्ये चेंगराचेंगरी का झाली? कारण तो बाबा सांगायचा माझ्या पायाखालची धूळ घेतली, माझ्याकडे शक्य नसेल तर चाकाखालची धूळ घेतली माझ्या गाडीच्या, तर तुमच्या जगातले सगळे प्रश्न सोडतात. आणि म्हणून लोक ती धूळ घेण्यासाठी धावायला लागले आणि त्यामुळे चेंगराचेंगरी झाली. हे लोक या बाबांना घेऊन येतात, त्यांना प्रोत्साहन देतात आणि असलं काही झालं की तो दोष केवळ त्या बाबावर ढकलतो. बाबांचे परमभक्त जादूटोणा विरोधी कायद्यामध्ये दुसरं कलम आहे. कोणी चमत्काराचा प्रत्यक्ष प्रयोग करून दाखवत असेल आणि त्यापासून आर्थिक प्राप्ती करत असेल तर तो कायद्याने गुन्हा, 6 महिन्याची शिक्षा होऊ शकते, 7 वर्षापर्यंत. विरोधी पक्षनेते त्यावेळेस रामदास कदम यांनी प्रश्न विचारला माझ्या समोर, आमची मीटिंग होती, त्या मीटिंग मध्ये विलासरावांना, साहेब ते कलम आहे ना, हा कायदा जर संमत केला, तुम्ही म्हणतात कायदा संमत केला तर पहिले तुमचे बाबा सत्तेसाहेब बाबा आतमध्ये, नंतर तुम्ही आतमध्ये, कारण अप्रत्यक्ष सहाय्य करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. त्यावेळेस विलासराव छानपैकी असं म्हणाले पहिले कायद्याचा संमत करा. आणि विधानसभेमध्ये नागपूरच्या 16 डिसेंबर 2005 हा कायदा संमत झाला होता. दुसरं उदाहरण मी तुम्हाला शिवाजीराव भोगेत होतं, त्यांच्या केबिन मध्ये सत्यसाई बाबांचा फोटो मागे लागले. हा कायदा संमत व्हावा म्हणून ते अटोका काढून राहिले शेवटपर्यंत आणि कायदा संमत करून देतात. त्यांच्या सहीनच हा कायदा झालेला. त्या दुसरं कलम काढून टाका असं ते कधीही म्हणाले नाही, किंवा मी सत्यसाई बाबांच्या विरुद्ध बोलू नको असं मला त्यांनी कधीही सांगितलं नाही. ते माझ्या सभेमध्ये हजर असायचे, मी सत्यसाहेबांबद्दल जे बोलायचं मी बोलायचं. तर ही माणसं या पद्धतीनं वागणारी मी पाहिजे. आणि दुसऱ्या बाजूनं कायद्याचं उत्तम ज्ञान असणारे आमचे गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, त्यांना कायद्याचा बारीक सारीक शब्द माहित आहे. मी स्वतः चर्चा केलेली आहे. त्यांनी अनेक चांगले बदल सुचवलेले ते या कायद्यामध्ये आलेले आणि त्यांचं पोलीस खातं सांगतं की हा कायदा लागू होत नाही आणि तो कायदा त्यांच्यावर लावला जात नाही. हे दुसरं चित्र मी तुमच्याकडे त्यामुळे विचार वेगळे असले तर काय घडू शकतं